चलो आज के इस वीडियो में मैं सीए फाउंडेशन और सीएमए फाउंडेशन के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को समझाऊंगा कि इसका क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं और इसमें किस तरह से कॉन्सेप्ट बना हुआ है। ये आपके 11th के लिए भी काम आ जाएगा अगर आप 11th के स्टूडेंट हो तो, और सीए और सीएमए फाउंडेशन के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है अकाउंट्स का, और इसमें बच्चों को काफ़ी सारे डाउट्स भी रहते हैं। तो आप ध्यान से समझना, विद इन हाफ एन आवर आपको ये चैप्टर पूरा सिस्टमेटिक समझ आ जाएगा कि इसका लॉजिक क्या है और किस तरह से इसको एग्जाम में सोल्व करना है। सबसे पहले बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को मैंने जो अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, वो बेसिक सबसे पहला पॉइंट है व्हेन एंड व्हाई टू प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कि आखिर इस चैप्टर की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। तो सबसे सिंपल सा इसका रीजन ये होता है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो अकाउंटिंग करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, वहां पे हम एक 2 कॉलम कैश बुक बनाते हैं। उसमें हमारे हिसाब से जो हम बैंक के साथ एंट्रीज कर रहे हैं उसकी सारी एंट्रीज करते हैं। तो इसमें 2 कॉलम होते हैं, कैश कॉलम और बैंक कॉलम। तो हमें यहाँ पे काम पड़ेगा बैंक कॉलम से। तो हम जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमेशा एक कैश बुक बनाते हैं और कैश बुक के अंदर एक कॉलम होता है बैंक कॉलम। इसका हम मंथ एंड पे बैलेंस निकालते हैं। मंथ एंड पे बैलेंस निकालते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग हमारे एंट्रीज करने के बाद बैंक अकाउंट में हमारे कितना बैलेंस होना चाहिए। और सेम चीज को वापस क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हम बैंक में जाते हैं और बैंक से एक स्टेटमेंट निकलवाते हैं, जिसको आप पासबुक भी बोल सकते हो, बैंक स्टेटमेंट या पासबुक। उस पासबुक से भी हम चेक करते हैं कि हमारा मंथ एंड पे बैलेंस कितना आ रहा है। और आइडियली ये बैलेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों बैलेंस सेम आ रहे हैं तो बैंक ने जितनी एंट्रीज की है वो हमारी तरफ भी हो गई और हमने जो एंट्रीज की है वो बैंक में भी हो गई है। तो हमारे दोनों के बैंक के बैलेंस में, कैश बुक के अकॉर्डिंग के बैलेंस में और पासबुक के अकॉर्डिंग के बैलेंस में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। दोनों चीजें क्या होगी, सेम। अगर दोनों में बैलेंस सेम आ रहा है तो कभी भी आपको इस चैप्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है कि यहाँ के कैश बुक के जो बैलेंस आता है और पासबुक का जो बैलेंस आता है ये हमेशा डिफरेंट आता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, ये डिफरेंट आता है। तो फिर डाउट ये होता है कि कहीं कोई एंट्री बाकी तो नहीं रह गई, या कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ है, या सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुए या नहीं हुए। तो उन सबको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं। उस स्टेटमेंट को बोला जाएगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मतलब हमारे यहाँ के बैंक के बैलेंस में और पासबुक के बैंक के बैलेंस में दोनों के बीच डिफरेंस होने पे डिफरेंस को वेरीफाई करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाएगा, उसको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहा जाएगा। ठीक है। और ये कब बनाया जाता है, पहला ये क्वेश्चन हुआ व्हाई टू प्रिपेयर। तो ये कब बनाया जाता है, जब दोनों बैंक के बैलेंस में क्या होता है, डिफरेंस। क्या हम ये बैलेंस डेली देखेंगे क्या? तो रूटीन प्रैक्टिस में मार्केट में क्या होता है, ये ईयर एंड मंथ एंड पे बनाया जाता है। नॉर्मली हम कब बनाते हैं इसको, मंथ एंड पे बनाते हैं। मतलब अप्रैल मंथ के एंड में ये बनाएंगे, मई मंथ के एंड में बनाएंगे, जून मंथ के एंड में बनाएंगे। आप बड़े ऑर्गेनाइजेशन अगर मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो आप इसको वीकली भी बना सकते हो, कम ट्रांजेक्शन आप ईयरली भी बना सकते हो। पर एक रूटीन ट्रेंड है कि ये बीआरएस बनाया जाता है एवरी मंथ एंड। तो पहला पॉइंट हो गया हम क्यों बनाते हैं, हमारे रिकॉर्ड्स में कैश बुक के अकॉर्डिंग जो बैंक में बैलेंस आ रहा है वो, और पासबुक से जब हम जो स्टेटमेंट निकालते हैं उससे जो बैलेंस आ रहा है, दोनों में डिफरेंस है। उसको वेरीफाई करने के लिए हमें ये स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। अब ये डिफरेंस क्यों आता है, उसके कुछ रीजन है, जिसमें 2 कैटेगरी में बुक में लिखा होता है, टाइमिंग डिफरेंस और ट्रांजेक्शन डिफरेंस। ट्रांजेक्शन डिफरेंस तो सिंपल है कि ऐसे कोई भी ट्रांजेक्शंस जो हमारी कैश बुक में एंट्री हो गए हैं लेकिन वो पासबुक में एंट्री नहीं हुए, या कुछ ट्रांजेक्शन जो पासबुक में एंट्री हो गई है हमारे कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है। तो दोनों साइड अगर कोई एंट्री मिसिंग है तो एंट्री होनी बाकी है एक साइड, तो वो डिफरेंस आपके कौन से होंगे, ट्रांजेक्शन डिफरेंस। दूसरे डिफरेंस जो होंगे आपके वो होंगे टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस का मतलब ये हुआ, रियल लाइफ में अगर आप किसी क्रेडिटर को चेक देते हो या किसी भी पर्सन को चेक देते हो तो वो 90 डेज में कभी भी बैंक में जमा करा सकता है। अगर आपने नवंबर में 27 नवंबर को किसी को चेक दिया तो आपने कैश बुक में तो पेमेंट दिखा दिया 27 नवंबर, लेकिन वो तो पेमेंट लेने के लिए नेक्स्ट 90 डेज में कभी भी जा सकता है। वो हो सकता है आज की डेट पे दिसंबर में 12 दिसंबर को पेमेंट लेने गया, तो पासबुक के अंदर तो आपका पेमेंट हो जाएगा 12 दिसंबर को, जबकि ये पेमेंट कैश बुक में आपको दिखेगा 12 नवंबर को। तो बीच में मंथ एंड आ रहा है 30 नवंबर,
उस दिन ये ट्रांजेक्शन्स टाइमिंग डिफरेंस की वजह से कैश बुक में तो दिखेगा लेकिन बैंक स्टेटमेंट में नहीं दिखेगा। तो ऐसा डिफरेंस जो टाइमिंग की वजह से दिक्कत आ रही है वो टाइमिंग डिफरेंस होगा। ऐसे एक एग्जांपल और हो सकता है, जब आप बैंक में कोई चेक जमा कराते हो तो कितनी बार तो वो सेम डे जमा हो जाता है, अगर सेम ब्रांच है तो सेम कम जुरिस्डिक्शन में सेम बैंक है तो हो जाएगा। लेकिन अगर बाहर की सिटी, बाहर की किसी जगह का बैंक चेक है तो उस केस में आपको 7 दिन भी लग सकते हैं, 10 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं। उस केस में आपने आज चेक जमा कराया, वो चेक हो सकता है इस मंथ में जमा नहीं हो, नेक्स्ट मंथ में जमा हो, तो भी आपके कैश बुक के बैलेंस और पासबुक के बैलेंस में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। अब इन डिफरेंस को वेरीफाई करने का एक तरीका है कि अगर ऐसे कोई ट्रांजेक्शन का डिफरेंस है जो एंट्री बैंक में हो गई है, हमारे एंड पे वो एंट्री होनी बाकी है, उस एंट्री को हम बैंक में अगर एंट्री हो गई है और उसकी एंट्री को हम कैश बुक में कर देंगे, उसके बाद अगर ये स्टेटमेंट बनाएंगे तो कैश बुक हमारी जो पहले बनी हुई थी उसमें हमने और करेक्शन कर लिए, उस चीज को बोला जाता है एडजस्टेड कैश बुक। तो अगर आपको डिफरेंस कम दिखाने है, बीआरएस में डिफरेंस कम वैल्यू दिखानी है, तो आप सबसे पहले क्या करो, वे ट्रांजेक्शन जो पासबुक में आ रहे हैं और कैश बुक में नहीं आ रहे हैं तो पहले उनके ट्रांजेक्शन्स की एंट्री कर दो। उसके बाद केवल टाइमिंग डिफरेंस आपके बीआरएस में दिखेंगे, ये डिफरेंस आपके सोल्व आउट हो जाएंगे, तो आपके डिफरेंस कैश दोनों में कम हो जाएंगे। तो अगर आप ट्रांजेक्शन्स जो एंट्री करने बाकी रह गए वो पहले करके फिर वापस कैश बुक को अमेंड करके नहीं बना के एडजस्ट करके फिर वापस बीआरएस बनाते हो, तो उस समय उस कैश बुक को हम बोलते हैं एडजस्टेड कैश बुक। और हो सकता है कि आप तो पहले डायरेक्ट कैश बुक को एडजस्ट नहीं करो और बिना कैश बुक के एडजस्ट किए अगर आप इसको सोल्व करते हो तो वो आपका नॉर्मल केस होगा। फॉर एग्जाम्पल, दोनों के बीच 10 डिफरेंस थे, उसमें से 4 डिफरेंस टाइमिंग की वजह से थे, 6 डिफरेंस आपके ट्रांजेक्शन की वजह से। अगर आप 10 ट्रांजेक्शन को बीआरएस में दिखाते हो मतलब आप एडजस्टेड कैश बुक नहीं बना रहे हो, और अगर आप इसमें से 6 ट्रांजेक्शन करके कैश बुक को एडजस्ट करके फिर वो बैलेंस से बीआरएस बना रहे हो तो आपकी ये ट्रांजेक्शन तो हट जाएंगे डिफरेंस में से, सिर्फ 4 ट्रांजेक्शन दिखेंगे। तो उस केस में आपने कौन सी मेथड फॉलो की है, एडजस्टेड कैश बुक बनाए। नॉर्मली आपको क्वेश्चन में जो होगा वो सिंपल सा एक सिस्टम होगा, आपको कोई एक बैलेंस गिवन होगा या तो कैश बुक का गिवन होगा तो आपको आंसर किसका निकालना है, पासबुक का, और पासबुक का गिवन होगा तो आंसर किसका निकालना है, कैश बुक का। तो थ्योरेटिकल पार्ट के लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, क्यों बनाते हैं बीआरएस, कब बनाते हैं, एडजस्टेड कैश बुक क्या होता है। अब पूरा जो आपका फोकस होता है ना वो क्वेश्चन सोल्व करने पे होता है। तो क्वेश्चन सोल्व करने में आप हमेशा ध्यान रखो, क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, एक बैलेंस आपको गिवन होगा और कुछ आपको डिफरेंसेस दे रखे होंगे, उन डिफरेंसेस को क्या करना पड़ेगा, या तो ऐड करना पड़ेगा या फिर लेस करना पड़ेगा, और उससे आपका दूसरा बैलेंस आ जाएगा। अगर आपका कैश बुक का बैलेंस गिवन है और डिफरेंस दे रखे हैं तो उस कैश बुक के बैलेंस में आप कुछ डिफरेंसेस को प्लस करोगे, कुछ डिफरेंसेस को माइनस करोगे तो आपका पासबुक का बैलेंस आ जाएगा। हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको पासबुक का बैलेंस दे रखा है तो पासबुक का बैलेंस में उन डिफरेंसेस को आप प्लस करोगे या माइनस करोगे, उसके बाद आपका बैलेंस किसका आ जाएगा, कैश बुक का आ जाएगा। तो एक बैलेंस गिवन होता है, दूसरा बैलेंस हमें निकालना पड़ता है, और उसके लिए हमारा डिफरेंस जो भी गिवन होते हैं उनको ध्यान से समझ के हमें क्या करना पड़ता है, या तो ऐड करना पड़ता है या लेस करना पड़ता है। अब ये ऐड करना है या लेस करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का। बाकी चीजें थ्योरेटिकल सबको समझ आती है, ये चीजें क्यों बन रही है, पर कब हमें उस डिफरेंस को ऐड करना है, कब हमें उस डिफरेंस को लेस करना है, ये बच्चों को समझ नहीं आता है और हमेशा वो तुक्का ही मारते हैं फिर अगर डाउट क्लियर नहीं होता है तो, कि दोनों में से एक चीज तो होगी। तो ऐसा नहीं करना, मैं आपको डिफरेंस को कब ऐड करना है कब लेस करना है और वो डिफरेंस का लॉजिक समझाऊंगा, उसके बाद आपको कभी भी इस चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी क्या चीज होती है। नहीं, वो डिफरेंस समझने के लिए आपको सबसे पहले वो डिफरेंस कितने होते हैं, तो सारे डिफरेंस आपको बुक में, अगर आईसीआई का मॉड्यूल आप रेफर कर रहे हो तो 3.19 पेज पे 10-12 जो भी डिफरेंस दे रखे हैं उन डिफरेंस को 1 बाय 1 में समझाऊंगा, और उसको आपको वहां से रेफर करना है, उससे आपको सारे चैप्टर के जितने भी डिफरेंस होंगे वहां पे मिल जाएंगे। अब वो ऐड करने या लेस करने, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको क्वेश्चन किसका आया। ये मेरे समझाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, हो सकता है आपने कहीं अलग तरीके से पढ़ा हो, हर टीचर का डिफरेंट पॉइंट होता है। मैं जिस पॉइंट से समझा रहा हूँ एक बार आप सुन लो, उसमें मेरा क्या लॉजिक है। मैं हमेशा एक डिफरेंस जो भी होगा उस डिफरेंस का लॉजिक से प्लस या माइनस कोई वैल्यू निकालूंगा।
यानी कि हमेशा जो डिफरेंस आपको बुक में दे रखे हैं 3.19 पे, उस लॉजिक से वो जो सारे डिफरेंस है उनको एक लॉजिक बनाएंगे, उस लॉजिक से या तो वो ऐड होगा या वो लेस होगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना है कि वो क्वेश्चन डेबिट का क्वेश्चन है या वो क्वेश्चन क्रेडिट का क्वेश्चन है। अगर वो क्वेश्चन डेबिट का है तो जो मैं लॉजिक्स बता रहा हूँ वो सारे लॉजिक आपके एज इट इज एप्लीकेबल हो जाएंगे कि अगर मेरे लॉजिक से वो प्लस हो रहा है तो डेबिट वाले क्वेश्चन में वो प्लस होगा, मेरे लॉजिक से वो माइनस हो रहा है तो डेबिट वाले क्वेश्चन में भी वो माइनस होगा। और अगर मेरे लॉजिक के अकॉर्डिंग क्रेडिट का क्वेश्चन आया, मतलब क्वेश्चन किसका आया, क्रेडिट का, तो जो लॉजिक्स मैं बताऊंगा वो लॉजिक बहुत सिंपल आपको समझ आ जाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन क्रेडिट का आता है तो उस केस में आपको ये लॉजिक रिवर्स करने पड़ेंगे, यानी कि मेरे लॉजिक से अगर आपका आंसर प्लस आ रहा है और क्रेडिट का क्वेश्चन है, पूरे सॉल्यूशन में वो सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी, लेस करनी पड़ेगी। और अगर मेरे लॉजिक से वो लेस आ रहा है तो वो चीज आपको क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। सर वापस से समझाओ तो ध्यान से सुनो, जितने भी डिफरेंस है उनके मैं इसके बाद आपको लॉजिक्स बताऊंगा कि वो लॉजिक से प्लस होना चाहिए या माइनस होना चाहिए। तो एक तो उस डिफरेंस का आपको हमेशा परमानेंटली बैठ जाएगा लॉजिक। अब क्वेश्चन सोल्व करते समय हमें ध्यान रखना है कि वो लॉजिक के हिसाब से प्लस हो रहा है या माइनस। फिर आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, डेबिट का, तो आपके सारे लॉजिक सही है। क्वेश्चन किसका है, क्रेडिट का, तो आपको सारे लॉजिक क्या कर देने, रिवर्स कर देना। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो, हल्का सा मार्क करके, या ध्यान रखो क्वेश्चन करते टाइम कि आपके हिसाब से लॉजिक से उसमें मार्क कर दो, क्वेश्चन पे बुक में, पेपर पे तो नहीं करना, एग्जाम पेपर में, लेकिन यहाँ पे मार्क कर दो ये प्लस का या माइनस का। उसके बाद क्वेश्चन को चेक करो कि वो डेबिट वाला क्वेश्चन है या क्रेडिट वाला। सर हमें कैसे पता चलेगा कैश बुक में कौन सा क्वेश्चन आया, पासबुक में कौन सा क्वेश्चन आया? तो बुक में 4 कंडीशन दे रखी होती है। सबसे पहले अगर कैश बुक का बैलेंस बोले तो हमेशा उसको डेबिट मानना है। कैश बुक का बैलेंस बोले, नॉर्मल बैलेंस बोले, फेवरेबल बैलेंस बोले, हर केस में वो क्या माना जाएगा, डेबिट। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस तभी होगा जब कौन सा वर्ड यूज किया हो, ओवरड्राफ्ट वर्ड यूज किया हो। तो कभी भी कैश बुक का ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है तो आपको यह पता होना चाहिए क्वेश्चन क्रेडिट का, और नॉर्मल बैलेंस है तो क्वेश्चन किसका होगा, डेबिट का। फिर पासबुक का अगर बैलेंस बोले तो पासबुक का नॉर्मल बैलेंस जो होगा वो क्रेडिट होगा, और पासबुक का जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस होगा वो हमेशा आपका डेबिट होगा। और डेबिट वाले दोनों, ये वाला डेबिट और ये वाला डेबिट, इसमें मेरे लॉजिक सेम चलेंगे, और ये क्रेडिट और ये क्रेडिट, इसमें मेरे लॉजिक जो होंगे वो अपोजिट हो जाएंगे। यही एक ट्रिक है जिससे मैं समझाता हूं और आपको इससे समझ आ जाएगा। थोड़ा सा वापस समझ लो, अगर कैश बुक का क्वेश्चन है या पासबुक का क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन, नॉर्मल बैलेंस जब भी गिवन होता है या नहीं बता रखा बैलेंस कौन सा है, तो नॉर्मल वो क्वेश्चन है उसमें कैश बुक का बैलेंस आपको डेबिट मानना पड़ता है और पासबुक का बैलेंस क्रेडिट मानना पड़ता है। और अगर वही क्वेश्चन ओवरड्राफ्ट बैलेंस दे रखा हो तो कैश बुक में ओवरड्राफ्ट होता है क्रेडिट और पासबुक में होता है डेबिट। अब जो लॉजिक सीखेंगे हम, वो लॉजिक्स तो आपको समझ आ जाएंगे, पर लॉजिक से जो आंसर निकलेंगे वो सारे लॉजिक के आंसर मेरे डेबिट वाले कॉलम में अप्लाई हो जाएंगे। और अगर मेरे लॉजिक से वो चीजें आपने समझ ली और क्वेश्चन आ गया क्रेडिट का, तो उसमें आपको जस्ट रिवर्स कर देना है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हमेशा क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे, सेम होंगे। तो डेबिट में सेम चलेगा, चाहे पासबुक का डेबिट का क्वेश्चन आओ, चाहे कैश बुक के डेबिट का क्वेश्चन आओ, आपका लॉजिक सेम चलेगा। ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन मतलब क्रेडिट का कोई भी क्वेश्चन आया तो चाहे पासबुक का क्रेडिट हो चाहे कैश बुक का क्रेडिट हो, हमेशा मेरे लॉजिक क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। और ये लॉजिक किस चीज के हैं, जितने भी आपके डिफरेंस है, चाहे वो टाइमिंग का हो चाहे वो ट्रांजेक्शन का हो, वो सब डिफरेंसेस को मैं एक लॉजिक से भी बताऊंगा। तो उस लॉजिक से आपको एटलीस्ट समझ लेना, वो लॉजिक से आपको 100% समझ आ जाएगा। क्वेश्चन करते टाइम ध्यान रखना है, अगर वो क्वेश्चन आपको डेबिट का पूछा है तो वो लॉजिक एज इट इज अप्लाई हो जाएंगे। अगर वो क्वेश्चन क्रेडिट का पूछा है तो वो लॉजिक सब आपको क्या करने, रिवर्स करने। तो आपको चारों टाइप की जो क्वेश्चन बुक में होंगे वो सब आपको समझ में आ जाएंगे। ये मैं एक पार्ट में डाल रहा हूँ, सेकेंड पार्ट में मैं आपको लॉजिक्स वाला पार्ट डालूंगा जिसमें से भी हमें बताऊंगा कब इसको ऐड करते हैं, कब इसको लेस करते हैं, वो इसके नेक्स्ट पार्ट में आएगा।